नमस्कार। आपातकाल 25 जून 1975 का वो दिन जब भारत के अंदर इमरजेंसी लागू की गई। आपातकाल मतलब सारी की सारी नागरिक सुविधाएं, नागरिक अधिकार, मूल अधिकार एक पल में स्थगित हो गए और एक रात को एक साइन से सारा लोकतंत्र चेंज हो गया। उस लोकतंत्र को जिसको सिर्फ 25 वर्ष ही हुए थे और सडनली उसमें एक ऐसा परिवर्तन आया कि सब को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। उस समय कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा समय लगभग 2 साल के राउंड जेल में बिताया और उसमें से एक हमारे साथ है रेखा दासी बोथरा। मीसा उस जिस कानून के अंतर्गत उन्हें बंदी बनाया गया, उन्हें जेल में रखा गया, उसके अनुभव, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आज अपन बात करते हैं। जी भाई साहब। सन 1975 का जून महीना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध में, उन्होंने अपने चुनाव में गलत तरीके अपना करके चुनाव जीता था, राजनारायण ने उनके विरुद्ध में याचिका दायर की और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया। श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा बिहार में और उससे पहले गुजरात में एक आंदोलन चल रहा था, राजनीति को स्वच्छ करो, और उसके अंतर्गत राजनारायण और विरोधी दल के अन्य नेताओं ने मिलकर के आवाज़ उठाई कि भाई इंदिरा गांधी जो चुनाव अवैध होने के कारण चुनाव खारिज हो चुका है, उनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है और सदस्यता समाप्त होने के बाद में अपने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने के लायक नहीं है और इसलिए राजनीतिक दलों को और उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी को भी चाहिए कि अपना नया नेता चुन करके और प्रधानमंत्री का दायित्व वो संभाले। परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी को ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था और इसलिए उन्होंने पहले 25 जून की रात्रि को तत्कालीन राष्ट्रपति से आंतरिक आपातकाल लागू करवा करके हस्ताक्षर करवाए और उसी रात को आंदोलनकारी नेताओं, अन्य राजनीतिक दलों के जो कांग्रेस के विरुद्ध में थे, उन नेताओं को जेल के अंतर्गत सिंगचौ में बंद कर दिया गया, रातों रात कर दिया गया। और उस दिन जो अखबार छपने वाले थे उन पर भी सेंसरशिप लगा दी गई और सेंसरशिप भी इतनी कठोर थी कि बिना किसी प्रकार की सरकार के नुमाइंदों को दिखाए किसी भी प्रकार की कोई समाचार छाप नहीं सकता था। कई पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया। 4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं 4 अन्य संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनके करीब संघ के करीब 1.25 लाख कार्यकर्ताओं को बिना किसी प्रकार का कोई नोटिस दिए या वारंट दिए गिरफ्तार कर दिया गया और पूरे देश में ये गिरफ्तारियां चली। केवल गुजरात जिस समय उस समय जनता पार्टी का शासन आ चुका था, चुनाव में वो जीत चुकी थी, इसलिए उसको छोड़ करके पूरे देश के सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से डाल दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। कई दिनों तक तो उनके घर वालों को पता नहीं चला कि मेरे घर का सदस्य कौन सी जेल में बंद है। न उनसे किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार हो सकता था, न पता चलता था कि भाई कौन सी जेल के अंदर बंद है। और जेल में भी उस समय पहली बार तो अमानुषिक अत्याचार किए गए। कई लोगों को तो बहुत जबरदस्त पिटाई भी हुई, जेल के अंदर भी हुई और उससे पहले पुलिस थानों के कारावास में भी पिटाई भी हुई और तरह तरह से उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। उनको कहा गया कि भाई तुम ये कह दो कि भाई हम तो सशस्त्र विद्रोह करके इंदिरा गांधी को हटाना चाहते हैं। इस प्रकार की बातें हुई। तो भाई साहब, जब संघ पर जब प्रतिबंध लगाया गया था तो संघ को प्रतिबंध क्यों लगाया गया था? क्योंकि संघ ने तो न तो उस समय वो डायरेक्ट उस आंदोलन में शामिल था, न ही वो कोई सरकार का विरोध कर रहे थे, न ही उस समय कोई आंतरिक विद्रोह चल रहा था जिसमें संघ का इन्वॉल्वमेंट था। तो संघ पर ही विरोध क्यों किया गया और संघ पर ही क्यों प्रतिबंध लगाया गया? इसमें कोई क्या पृष्ठभूमि रही? श्रीमती इंदिरा गांधी और उस समय की कांग्रेस सरकार को यह लगता था कि बाकी किसी राजनीतिक दल में और अन्य संस्थाओं में भी बिल्कुल दम नहीं है कि वो इस कदम का जबरदस्त विरोध कर सके और देश में एक इस सरकार के विरुद्ध में विरोधी वातावरण तैयार कर सके। उनको लगता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके पास में पूरे देश में अपना विशाल नेटवर्क है और उस नेटवर्क के माध्यम से ये मूल अधिकारों का जो हनन किया गया है और सारे अधिकार छीन करके तानाशाही का जो राज कायम किया जा रहा है, उसको केवल संघ के लोग ही इसके विरुद्ध में आवाज़ उठा सकते हैं। और इसलिए यह समझ करके ऐसी इनको ही प्रतिबंधित कर दिया जाए तो अपने आप मेरे पक्ष में वातावरण बन जाएगा।
अपने संघ के जो स्वयंसेवक थे उसमें उनका जो इन्वॉल्वमेंट था इसमें सत्याग्रह में, तो वो पूरे तरीके से अहिंसक था, उसमें कहीं भी कोई हिंसा नहीं की गई पूरे भारत में। कभी भी इन 21 महीनों में हिंसा हुई इस प्रकार का कोई काम आया ही नहीं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो शुरू से ही हिंसा के विरोध में रहा है और जनतांत्रिक मूल्यों को ठीक तरह से लागू करने के लिए ही अपने कदम उठाए। और उस समय जो संघर्ष समिति बनी उसमें भी बहुत सारे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उस समय की भारतीय जनसंघ के और अन्य दलों के जो नेता थे जो बाहर थे और वो भूमि के अंतर्गत हो गए थे, उन सबको मिला करके एक संघर्ष समिति बनी और उस संघर्ष समिति के तत्वाधान में ही आंदोलन चला और उसके तत्वाधान में ही सभी प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए गए। भाई साहब ये बताइए कि उस समय जो संघ पर प्रतिबंध लगा था तो सभी जितनी भी आम जनता थी उसका तो मनोबल गिरा हुआ था क्योंकि आपातकाल लागू हो चुका था, तो संघ के स्वयंसेवकों का क्या रोल रहा कि उन्होंने कैसे उन्होंने धैर्य लगाया, उनको सबको धैर्य बंधाया और किस तरीके से उन्होंने कार्य किए उस समय जो सामाजिक कार्य थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं पर तो प्रतिबंध लग चुका था, इसलिए सीधे रूप में तो शाखाएं नहीं लगती थी, परंतु स्वयंसेवक कभी कोई निष्क्रिय नहीं रहा और इसलिए उनका मिलना जुलना संपर्क और भूमि अंतर्गत रह करके और किस प्रकार से इसका विरोध हो सकता है वो सारे कदम उठाए। अलग अलग रूप से वो पत्रकार तो जिन पर प्रतिबंध लगा था और सेंसरशिप लगी थी वो तो कुछ नहीं छापते थे, परंतु अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के बुलेटिन बना करके और बुलेटिन के माध्यमों से कहीं घरों में वो बुलेटिन के कागज डाल करके, कहीं दुकानों के अंदर घुसा करके रात को 12 बजे के बाद में वहां जाकर के सारा और जन चेतना जागृत करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जन संघर्ष समिति के तत्वाधान में ही 2 बार आंदोलन हुए और दोनों बार आंदोलनों में प्रमुख रूप से जो भूमिका थी वो संघ के स्वयंसेवकों की थी और संघ तो विसर्जित हो चुका था उस समय, इसलिए संघ के नाम से आंदोलन नहीं किया गया, संघर्ष समिति के नाम से ही आंदोलन किया गया, पर प्रमुख रूप से भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की ही थी। अच्छा, आपका अनुभव बताइए, आपको किस समय गिरफ्तार किया गया और कहाँ रखा गया और वहाँ उस समय जो समय निकला वहाँ पे जेल के अंदर वो किस तरीके का वहाँ पे वातावरण था, क्या अनुभव रहे आपके, वो आप बताइए। वैसे मैं उस समय मेरे पास में चौहटन की तहसील कार्यवाही की जिम्मेदारी थी, परंतु 26 जून को मैं बाड़मेर कार्यालय में ही था और एक दिन पहले ही हमारे पास में सूचना आ गई थी कि इंदिरा गांधी आपातकाल लागू कर सकती है, संघ पर भी प्रतिबंध लगा सकती है और इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को सावधान हो जाना चाहिए। और इसलिए बहुत सारे कार्यकर्ता सावधान होकर के और अपने अपने सुविधा के अनुसार और अपनी योजना के अनुसार भूमिगत भी हो गए थे और कुछ ऐसे थे जिनको सरकार बहुत आसानी से ले सकती थी। 26 जून को ही कुछ लोगों को ले लिया गया, परंतु 26 जून को कुछ बातें उनसे लागू नहीं होती थी, इसलिए 4 जुलाई को प्रतिबंध के बाद में संघ के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पर मैं वैसे एक गांव का रहने वाला था, मुझे भी जानकारी में थी कि भाई मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है और इसलिए मैं उस समय बिल्कुल अलग से छिप गया था। मैं कुछ दिनों के लिए गुजरात भी गया, मेरे साथ में 4-5 अन्य कार्यकर्ता थे और कुछ दिनों बाद में मैंने ये पूछा करके कि क्या अभी मेरा नाम है कि नहीं है, मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो मैं करीब 1.5 महीने बाद में घर पर आया और जैसे ही मैं आया तो मुझे एक बार तो लगा कि भाई अभी वो मामला जिनको गिरफ्तार कर चुके हैं वो कर चुका है, ये नई गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। परंतु 14 नवंबर से ही एक आंदोलन शुरू हो गया और सत्याग्रह के अंदर कार्यकर्ता जेल में जाने लगे। कुछ कार्यकर्ताओं को जानबूझ करके छोड़ा गया था कि भाई ये संगठन की गतिविधियों को ये चला सकेंगे। अधिकांश प्रचारक भी भूमि के अंतर्गत हो गए थे, वो इस प्रकार से कार्रवाइयाँ चलाते थे। मैं भी उनमें से एक था, परंतु कुछ दिनों बाद ही एक पहला जो सत्याग्रह का दौर चला 1 महीने तक, उसके बाद में लगा मुझे पहले गिरफ्तारी का वारंट नहीं आया और मुझे कहा कि एसपी साहब आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा भाई एसपी साहब से तो मेरी बहुत घनिष्ठता है, पता नहीं क्यों मुझे बुला रहे हैं, इतना क्या मेरे से प्रेम है। परंतु मुझे ये लगता था कि भाई अब मेरी गिरफ्तारी आज होनी है। परंतु उन्होंने ला करके पहले चोट थाने में, फिर मुझे बाड़मेर लाया गया, कोतवाली में बिठाया गया, 4 दिन तक मुझे बिठाया गया और उसके बाद में 5वें दिन मुझे मेरे वारंट पर हस्ताक्षर कराए गए और मुझे जोधपुर के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। वहाँ कई कार्यकर्ता थे पहले से ही गिरफ्तार थे, उनसे मिलना हुआ, पर कुछ दिनों बाद ही मेरी रिहाई हो गई। रिहाई इसलिए हो गई कि गिरफ्तारी से पहले डिमांड जारी करना आवश्यक था और डिमांड जारी हुई नहीं और गिरफ्तारी हो गई, इसलिए मेरी रिहाई हो गई। वैसे मीसाबंदियों के लिए ना तो कोई कोर्ट था, ना कोई दलील था, ना कोई वकील था, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई थी ही नहीं, परंतु
एक बार जांच करके कोर्ट ने देखा कि भाई इसमें कम से कम जो ये जो कार्रवाई कर रहे हैं ये कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। बाड़मेर कलेक्टर जो नए नए आए थे उस समय, और उन्होंने पहला जो साइन कर लिया और पहली गिरफ्तारी वो अवैध घोषित हो गई, इसलिए मुझे पहले तो एक बार तो रिहा कर दिया गया, पर ठीक 17 दिन बाद में मेरे पास में दूसरी बार भी गिरफ्तारी के लिए वारंट आ गया और मुझे दूसरी बार जेल में फिर डाल दिया गया। तो मैं लगातार फिर 14 महीने तक मैं बाद में जेल में रहा। और 21 मार्च 1977 को जब श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पुत्र संजय गांधी के साथ में हार चुकी थी, अर्थात गाय और बछड़ा दोनों हार चुके थे, उसी दिन पहले संघ पर आपातकाल हटा, फिर संघ पर प्रतिबंध हटा और संघ के जो कार्यकर्ता जेलों के अंदर थे उन सबको रिहा कर दिया गया। राजनीति में जो लोग सक्रिय थे उनको 2 महीने पहले रिहा कर दिया गया था कि वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, क्योंकि चुनाव थे। और इसलिए कहा भी ये जाता है कि भाई आपातकाल के 19 महीने, लेकिन हकीकत में आपातकाल के 19 महीने नहीं थे, वो 21 महीने थे। तो जब आप वहाँ पे जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद थे तो उसमें आपके परिवार का कैसे मतलब वहन हो रहा था, किस तरीके से वो कैसे डील करते? क्योंकि उस समय ना तो कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना आज के समय जैसे मोबाइल थे। लोकतंत्र में आप वहाँ पे ये भी नहीं पूछ सकते कि मेरे पिताजी कहाँ पे और क्या है, आपको मिलने दिया जाता था किसी से वहाँ पे, परिवार वालों से, या कोई ऐसा था वहाँ पे उस समय? पहले जो 4 महीने थे उस समय तो बहुत एकदम कठोरता थी, किसी को कोई मिलना जुलना भी नहीं, कोई पोस्ट करके पत्र का जवाब भी नहीं और पत्र लिख भी नहीं सकते थे, क्योंकि पत्र पोस्ट कार्ड भी मिलते गवर्नमेंट से ही थे, जेल से मिलते थे, यदि मिलना संभव होते तो वो भी नहीं कर सकते थे। 4 महीनों के बाद में कुछ पत्र लिखने की छूट जरूर दी गई और 15 दिन में एक बार घर वालों से मिलाई हो सकती थी, वो भी वहाँ के सुप्रीडेंट से अनुमति लेकर के, और वो आधे घंटे के लिए मिलाई होती थी जेल में। वो 4 महीने बाद में ये सारा हुआ, पहले पहले तो ये सारा एकदम बंद था। तो आज जो ये लोकतंत्र की कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो उस समय फिर क्या था? वो लोकतंत्र उस समय खतरे में नहीं था कि एकदम से सारे मूल अधिकार खत्म कर दिए गए, परिवार वालों से मिलने नहीं दिया गया? आप लोग एक तरीके से राजनीतिक बंदी थे, क्योंकि आपने कोई एक्चुअल में तो कोई क्राइम किया नहीं था, आप तो सिर्फ राजनीतिक विचारधारा है, आपकी जो विचारधारा थी, संघ की विचारधारा थी, उसके अनुसार कुछ कार्य कर रहे थे, उसके बावजूद आपको जेल कर दिया। आज के समय में उसको कैसे देखते हैं? इतने समय बीत गया, आज 48 साल हो चुके हैं, तो अगर अपन देखते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, तो क्या लोकतंत्र अभी खतरे में है या उस समय कैसी परिस्थिति थी? अगर उसको कंपेयर करें तो क्या लगता है आपको? मुझे तो अब भी लगता है कि हमें उस समय क्यों जेल में बंद किया गया। हमारे विरुद्ध में कभी किसी प्रकार का कोई केस था ही नहीं, हमने कभी कोर्ट के दर्शन नहीं किए और किसी भी प्रकार की कोई 323 की एफआईआर भी हमारे विरुद्ध में कभी लॉन्च नहीं हुई थी। परंतु कोई कारण न बताते हुए और किसी को गिरफ्तार कर देना और फिर उनके लिए लोकतंत्र की दुहाई देना, मुझे नहीं लगता कि इस समय लोकतंत्र यदि खतरे में होता तो अभी जो चुनाव हुए हैं कर्नाटक में, लोकतंत्र यदि नहीं होता तो उनको चुनाव ही कैसे होते और कांग्रेस जीतती भी कैसे? ऐसा कोई एक उदाहरण नहीं दे सकते वर्तमान काल में भी कि लोकतंत्र के विरुद्ध में इस सरकार ने भी कोई काम किया हो। लोकतंत्र यदि खतरे में होता तो बाकी विरोधी दलों की सरकारें भी अन्य अन्य प्रांतों में नहीं होती, परंतु अब अन्य प्रांतों के सरकारें होने के बाद में वो बहुत खुलेआम यदि प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहते हैं तो करते भी है और कर रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र खतरे में होना ये तो केवल बेवकूफ बनाने की बातें हैं। इन्होंने तो लोकतंत्र को बंधक बना लिया था और ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र को जेल में डाल दिया गया था। तो अब जो ये बातें हो रही है कि वर्तमान में लोकतंत्र खतरे में है, मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र को किसी प्रकार की आंच आ रही है। और शायद दुनिया में यदि कोई लोकतंत्र या जहां बोलने की आज़ादी हो तो भारत के सिवाय कुछ अन्य कम ही देशों में इस प्रकार की आज़ादी होगी। विरोधी दल का कार्यकर्ता भी ऐसी ऐसी हल्की हल्की बातें, भद्दी भद्दी बातें, गालियों तक की बातें भी कर सकता है, फिर भी लोकतंत्र उसके लिए खतरे में रह गया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये कहाँ तक सोचने की बात है और उन सबको इस प्रकार की बातें करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करना, ये स्वयं अलोकतांत्रिक होने का एक सबूत है। ऐसा भी सुनने में आया है कि जैसे डीडवाना जिला था, डीडवाना शहर था, वहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं को गले में जो मीसाबंदी थे उनके गले में कि मैं गद्दार हूँ, ऐसे तख्तियाँ लटका के भी पूरे चौराहे पर उनको घुमाया गया था। ऐसे कई और एग्जाम्पल हैं जिसमें बताया गया था। लेकिन पत्रकारों का उस समय क्या रोल रहा था वहाँ पे? उस समय पत्रकारों ने क्या कोई आवाज़ उठाई थी या फिर पत्रकारों ने इसके बारे में कोई समाचार उस समय किए थे, या पत्रकारिता बिल्कुल सरकार के कब्जे में थी उस समय? डीडवाना ही नहीं, अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार के कार्य वहाँ के द्वारा हुए हैं। सिर मुंडवा दिया गया, कहीं कहीं
गले में लटका दिया गया, मैं गद्दार हूँ, मैं लोकतंत्र विरोधी हूँ, इस प्रकार के लगा करके उनको शहरों गलियों में घुमाया भी गया। और ये कई स्थान थे, इसमें बाड़मेर के लोग भी एक बार ऐसा करने का प्रयास हुआ था, फिर बाद में किया नहीं गया। कई स्थानों पर ऐसा हुआ। और आज हम देखते हैं कि भाई इस प्रकार की बात सुनते हैं तो लगता है कि ये तो असंभव बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता था। परंतु उस समय जो साक्षी लोग थे उनको पता है कि भाई उनके बोलने पर प्रतिबंध था, वो अपनी बात रख नहीं सकते थे, 5 लोग मिलकर के चल नहीं सकते थे। और जहाँ तक सवाल पत्रकारों का है तो पत्रकारों के मुंह पर तो एकदम ताला लगा हुआ था। राजस्थान पत्रिका के संपादक कपूर चंद जी कुलिस और उन्होंने उस समय लिखा था कि मैं देखता चला गया, इस प्रकार के लेख लगातार बाद में छापने शुरू किए। वो आपातकाल के पक्ष में ही लेख आते थे कि भाई बाकी सारा काम अनुशासन अब लागू हुआ है, अब तक देश में अनुशासन नहीं था और जो कुछ भी इंदिरा गांधी कर रही है वो ठीक तरह से कर रही है। इस प्रकार के कुछ लोगों ने लिखने भी शुरू कर दिए थे। जो पक्ष में लिखते थे उनको तो वो छाप पे जाते थे, और जो विपक्ष में लिखने वाले थे वो अधिकांश लोग तो अंदर थे। कई पत्रकार भी अंदर थे, जैसे कुलदीप नैयर वगैरह, ये सारे धर दिए गए थे अंदर। तो राजस्थान में भी ऐसे कुछ पत्रकार थे जो हमारे साथ में जेल में थे, अंदर कर दिए गए थे। उनकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाते थे, उनको लगता था कि ये जो समाचार देंगे ये हमारे विरोध में ही देंगे, इसलिए पहले से ही उनको गिरफ्तार करके रख दिया गया था। और उस समय के अखबारों में तो कई बार आधे पृष्ठ, पाव पृष्ठ, कुछ कॉलम एकदम कोरे रहते थे, जहां लगता था कि इस बात को नहीं छापनी है तो अखबार भी जानबूझ करके जिनको होना था वो कोरा छोड़ करके वो खबर छाप देते थे। तो कई लोगों को लगता था कि वास्तव में कहीं न कहीं ये विरोध में है। इस प्रकार का हुआ। कुछ समाचार पत्रों ने किया भी, पर उन पर बाद में ताला लग दिया गया, उनको भी बंद कर दिया गया। इसलिए बाद में पत्रकारों को भी बोलती उस समय तो करीब करीब बंद हो गई थी। और जेल में जो आपका शुरुआती दिन थे वो तो बड़े, आप कभी जेल कभी गए नहीं, आपको पता नहीं जेल होती कैसे, क्योंकि आपने कभी क्राइम किया नहीं। फिर उस समय मतलब आपकी खुद की मनोस्थिति कैसी थी, क्योंकि खुद को भी समझाना, आपका परिवार, उस समय आपके जो बच्चे थे, आपकी शादी हो रखी थी तो उस समय आपके बच्चे भी होंगे, तो वो उनके बिना वहाँ इतना लंबा समय वहाँ रहना, तो फिर आपका वो कैसे टाइम निकला, वो फिर किस तरीके से आपने उसको निकाला? मेरे परिवार की तो ये स्थिति थी कि मेरे बड़े भाई साहब और मैं दोनों ही जेल में थे। और घर में तो हम लोग तो जेल में दुखी नहीं थे, क्योंकि हमारे पास में 250-300 कार्यकर्ता एक ही प्रकार के लोग थे। उठना बैठना नियमित रूप से सारा टाइम टेबल बना हुआ था, इसलिए हमारी दिनचर्या तो एकदम ठीक थी, हमको दिक्कत नहीं थी। पर हमसे ज़्यादा दिक्कत घर वालों को थी। भी हम 2 लोग कमाने वाले, 2 लोग धंधा करने वाले, और दोनों ही लोग जेल में, माता पिता वृद्धावस्था में थे। तो उनकी जो हालत हुई वो उसको शब्दों में वर्णन करना भी मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मेरे भी बहुत छोटे छोटे बच्चे, उस समय 2 बालक थे और 1 बालिका थी, ये 3 थे, छोटे छोटे थे। तो खैर वो तो जेल में भी नहीं समझते थे, इस प्रकार की स्थिति थी। उनको भी लगता था कि ये क्या हो गया, मतलब क्या गुनाह कर दिया, या मेरे पापा ने क्या ऐसी कोई खास बात कर दी कि भाई उनको हमारे यहाँ पर घर पर आने नहीं देते। उनको जेल का भी पता नहीं चलता था कि जेल क्या होती है। तो उस उम्र के बालक थे और घर वालों की स्थिति तो बहुत दयनीय थी। कई परिवारों में तो ऐसा हुआ कि उनके घरों में खाने को दाने भी नहीं थे, तो अपने कार्यकर्ताओं ने भी मिल करके और उनके लिए भी व्यवस्था की, और व्यवस्था भी की कि घर वालों को पता नहीं चला कि किसी के यहाँ आए हुए हैं। और इसलिए उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई उन्होंने समाचार किया था और उनके पहले से कुछ धन हमारे पास, पैसा हमारे पास में था, तो उन पैसों से हम खरीद करके आपके यहाँ पर अनाज डलवा रहे हैं। इस प्रकार के कार्यकर्ताओं ने भी व्यवस्था करके उनको घरों को चलाने में बहुत मदद की। बस यही था कि किस तरीके से संघ और संघ के स्वयंसेवकों ने उस 21 महीने का जो समय था उसको किस तरीके से व्यतीत किया, कैसे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई। लोकतंत्र का एक काला सच और काला समय अपन कह सकते हैं, जिसके अंदर सारे कानून जो थे वो सरकार के पक्ष में थे, कोई अपनी बात रख नहीं सकता था, और यदि कोई रखता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। उसके बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी संघ के स्वयंसेवकों ने अपने सत्याग्रह को और अपनी सत्य और अहिंसा के पथ को छोड़ा नहीं। और आज जब संघ की शाखाएं और संघ के स्वयंसेवकों की ये जो संख्या है, इसलिए है क्योंकि उस दृढ़ विश्वास और वो सत्य और निष्ठा आज तक संघ के साथ है। बस इसी के साथ ही आज का छोटा सा कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद ऋखव दास जी कि आपने इतना समय दिया और इस बारे में बताया आपके अनुभव। और यदि आप कुछ बताना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बताइए, नहीं तो बस ये। अब तो वो आपातकाल एक इतिहास बनकर के रह गया है। और उस समय के संस्मरण तो जो लोग जेलों में थे, बहुत सारे संस्मरण ऐसे होंगे। हमारे
पुखराज जी गुप्ता जो पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक रहे हैं, अब वो इस संसार में नहीं है। उनकी माताजी अंतिम दिनों में थी। सरकार को, बाड़मेर जिला कलेक्टर को उन्होंने पैरोल के लिए लिखा। बाड़मेर जिला कलेक्टर ने पैरोल नहीं दिया। बिल्कुल अंतिम समय आया और एक दिन के लिए उनको कहा कि भाई आप पैरोल पर जाकर के अपनी माताजी के पास में होकर के आइए। पुखराज जी जोधपुर सेंट्रल जेल से बाड़मेर आए। बाड़मेर आकर के जिला कलेक्टर से मिल करके अपने घर पर गए। तब तक माताजी का स्वर्गवास हो चुका था। 12 दिन तक वो यहाँ पर बाड़मेर में रहे, क्योंकि 12वें की क्रिया के बाद में वो बाड़मेर कलेक्टर के पास में गए और कलेक्टर साहब को कहा कि भाई मेरा पैरोल अब खत्म करके मुझे जेल भेज दीजिए। बाड़मेर कलेक्टर ने कहा कि आपके पैरोल की अवधि को बढ़ाया जाता है। पुखराज जी का जवाब था कि भाई मैंने जब पैरोल मांगा था मेरी माँ की सेवा करने के लिए, और अब माँ ही नहीं रही, मुझे सेवा करने की किसी को अब लगता नहीं कि आवश्यकता है, तो मेरी आवश्यकता तो अब जेल को ही है, और इसलिए मुझे अब पैरोल की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो पैरोल अपना समाप्त करवा करके जोधपुर जेल, सेंट्रल जेल में आ गए। इस प्रकार के कार्यकर्ताओं ने उस समय कर्तव्य कर दिखाए हैं, जिसके बारे में आज सोचना भी कल्पना से बाहर की बात है। क्योंकि लोग तो यदि जेल मिलती है तो तुरंत जाते हैं कि किसी प्रकार से हमको छुटकारा मिले, परंतु संघ के स्वयंसेवकों की निष्ठा, कर्तव्य, देशभक्ति इतनी थी कि निश्चित रूप से यह जो काल है ये समाप्त होगा और अन्याय जाएगा, न्याय का शासन आएगा और हम विजयी होंगे। ये सबके मनों में भाव था, और इसलिए वहाँ कार्यकर्ता भी बहुत मस्ती के साथ में रहते थे। और एक बार यूँ प्रार्थना भी करते थे कि किसी प्रकार से देश में जो आपातकाल लगा है, इमरजेंसी लगी है, यह इमरजेंसी किसी प्रकार से समाप्त हो, और समाप्त होने के बाद में सब लोग बहुत आराम की जिंदगी जी सके, प्रजातंत्र का सही उपयोग कर सकें। इस प्रकार की बातें वहाँ से हुई थी। जय श्री कृष्ण।